नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंपावत उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव जीत चुके हैं। 54,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं धामी। 54,000 से ज्यादा वोटों की लीड से धामी जीते हैं। बड़ी खबर चंपावत उपचुनाव से जुड़ी हुई, आपको बता दें वोटिंग हुई कल और इसके नतीजे भी आ गए हैं। 54,000 से ज्यादा वोटों से पुष्कर सिंह धामी जीत चुके हैं उपचुनाव चंपावत का उपचुनाव, जो कि काफी अहम पुष्कर सिंह धामी के लिए माना जा रहा था, क्योंकि आपको बता दें जो अपनी सीट से चुनाव लड़े थे विधानसभा में, वो हार गए थे पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में मुख्यमंत्री जब उन्हें बनाया गया तो 6 महीने के भीतर किसी जगह से उनका विधायक बनना बहुत जरूरी था, जो नियम कहता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो ये भी हो सकता था कि जो सीएम पद है वो खतरे में आ जाता। लेकिन अब राहत की बात यह भी पुष्कर सिंह धामी के लिए कि जनता का विश्वास एक बार फिर उनके साथ गया है और जनता ने इस उपचुनाव में उन्हें जीत दिलाई है। 54,000 की लीड से चंपावत उपचुनाव में जीते हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, आपको बता दें, और इसमें बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ता। हालांकि धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे पहले, और इसके बावजूद पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में अब चंपावत उपचुनाव सीट से उपचुनाव में मैदान में उतरे थे और उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। एक बड़ी जीत उनकी मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के निर्मल गहतोड़ी जो उनके खिलाफ इस सीट से उतरे थे, उनसे 431 वोट थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि ये उपचुनाव जीतना कहीं ना कहीं एक साख का सवाल जरूर बना हुआ था सीएम के लिए, और अब साख बचा ली उन्होंने राहत की बात भी पुष्कर सिंह धामी के लिए। जी, निश्चित तौर पर चंपावत चुनाव परिणाम नतीजे आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी जीत के साथ विजयी हुए हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है जो लगातार यह कयास लगाई जा रही थी कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाएगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी। उस रणनीति सफल होती हुई नजर आ रही है। चाहे संगठन की बात की जाए या फिर जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं उनकी बात की जाए, सबकी जो मेहनत है वह रंग लाई है। हमारे साथ सुरेश जोशी जी मौजूद है। सर, किस तरीके सुरेश भट्ट जी मौजूद है, माफ कीजिएगा, सुरेश भट्ट जी मौजूद हैं, और एक अहम भूमिका रही है संगठन की। सर, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? सबसे पहले इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं चंपावत की देवतुल्य जनता को उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि चंपावत की जनता ने सभी रिकॉर्ड, सारे मिथकों को तोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को, युवा मुख्यमंत्री जी को, युवा नेतृत्व को पर विश्वास किया है और उत्तराखंड के विकास को और चंपावत के विकास को चुना है, उसके लिए वोट किया है। जिस प्रकार से रिकॉर्ड मत मुख्यमंत्री जी को मिले, उससे स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड की जनता, चंपावत की जनता, ये उत्तराखंड के समुचित विकास उत्तराखंड का चाहती है। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक बने। उत्तराखंड देश के समुचित सबसे विकसित राज्यों में शुमार हो, ये इसका संदेश है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि चंपावत का विकास और बढ़िया तरीके से होगा? चंपावत का तो होगा ही, चंपावत तो है। चंपावत के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का समग्र विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होगा। तो साफ तौर पर लगातार जो दावे किए जा रहे थे वो दावे अब कहीं ना कहीं रूप लेते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं इस समय दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वह पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, सबको एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं। इसके साथ ही जो नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं बीजेपी में अब जश्न का माहौल है। लगातार जो नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अगर बात की जाए तो प्रदेश कार्यालय में लगातार जो नेता हैं वह आ रहे हैं। और अभी अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता को संदेश भी देना चाह रहे हैं। जनता का धन्यवाद भी करेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव में उनकी जो जीत हुई है उससे जनता का भी धन्यवाद करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार, अगर मैं कांग्रेस में आना चाहता हूं कि कांग्रेस लगातार जीत के दावे जरूर कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो लगातार वहां पर मौजूद थे। साफ तौर पर वहां पर जो लोगों को
लोगों के साथ में मौजूद थे और कहीं ना कहीं वह मौजूदगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही अगर लगातार बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का जो चंपावत की जनता का साफ तौर पर यह कहना था, जो जनता से बात हुई थी कि हमें विकास चाहिए, जो चंपावत का विकास है किस तरीके से चंपावत का विकास हो, इसको लेकर कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यूपी की, जहां तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है और लखनऊ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी का समारोह का उद्घाटन करेंगे। 80,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज किया जाएगा। 1406 योजनाओं का शिलान्यास होगा। कई देशों के बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। प्रदर्शनी और स्टार्टअप भी देखेंगे पीएम। लखनऊ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी समारोह का उद्घाटन भी करेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता दें, लखनऊ पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं पीएम। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 3 महीने में ही ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कर रही है और पीएम मोदी 80,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला आज रखने जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह की तैयारी इस पूरी सेरेमनी को लेकर के की गई है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान पेश किए जाएंगे। वहीं विकास के रोड मैप को गति देने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बताई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं और 80,000 करोड़ से अधिक निवेश वाली योजनाओं की आधारशिला आज पीएम रखेंगे और देश भर के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री रहेंगे और वो बताएंगे कि कैसे यूपी तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सामर्थ्य भी रखता है। तो बड़ी बातें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की आपको बता दें और साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भव्य स्वागत की तैयारी अतिथियों के लिए यहाँ की गई है पारंपरिक वेशभूषा में। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 इसे नाम दिया गया है, जो प्रदेश में रोजगार के नए रास्ते खोलेगी ऐसा दावा है और नए स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल होंगे। और ग्राउंड जीरो का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, निश्चित तौर पर योगी सरकार के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज भी काफी अहम होने जा रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। ऐसे में पीएम मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तैयारी इस पूरे आयोजन को लेकर के की गई है? कब तक ये पूरा आयोजन शुरू हो सकता है? देखिए अमित, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2 ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा निवेश धरातल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उतारा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से तीसरी ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के सरकार ने तैयारियां की थी, उससे बेहतर करके दिखाने की कोशिश कर रही है। आज जिस तरीके से 80,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, 1406 योजनाएं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक खासियत है कि मेहमान नवाजी कैसे की जाती है, उसके भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये कलाकार हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मुख्य अतिथि रूप में या फिर जो नेता हैं वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उसके बाद जगह जगह चौराहे पर इसी तरीके से स्वागत हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि जो मेहमान आए वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति को समझ सके, उत्तर प्रदेश में कैसे काम होता है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, उत्तर प्रदेश में पिछले जो इन्वेस्टर आए हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार आज इन्वेस्टर समिट से मुलाकात करेगी और उनको ये बताने के समझाने काम करेगी कि जो पिछले निवेशक विदेश से या फिर उत्तर प्रदेश में निवेश लगाया है उनको किस तरीके से सुरक्षा दी जाती है, सरकार कैसे उनकी मदद करती है। पिछले 2 ब्रेकिंग सेरेमनी ने एक इतिहास कायम किया है कि 400,000 से ज्यादा करोड़ की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी हैं। आज का जो ब्रेकिंग सेरेमनी है, इस ब्रेकिंग सेरेमनी में करीब 5 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल सकता है। तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो लाभ मिलने वाली हैं। स्वागत के लिए लखनऊ दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जी बिल्कुल अनुभव, हम चाहेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा भी जो तमाम तैयारियां की गई है उसकी भी तस्वीरें दिखाएं और साथ ही ये भी बताएं कि पीएम मोदी कब तक इस जगह पर पहुंच सकते हैं। देखिए पीएम मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचने वाले हैं, जिनकी तैयारी चल रही थी, जिनके स्वागत का इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री के पहुंचते ही, क्योंकि मुख्य अतिथि है उनको जो 85,200 करोड़ की जो योजना
परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से एक ऐतिहासिक दिन उत्तर प्रदेश का है, आज प्रधानमंत्री जब उस सेरेमनी में पहुंचेंगे तो तमाम जो उद्योग से जो व्यापारी हैं या व्यापारी वर्ग है, इन्वेस्टर समिट पे शामिल हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के बाद कार्यक्रम का शुरुआत होगी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से पूरी तैयारी हो गई है, अब जिस दिन का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, वो पूरा होने वाला है। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचेंगे तो वहां पर स्वागत की तैयारी के साथ साथ वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल वहां पर पहले से मौजूद हैं, चूंकि जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं वो स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ आनंदीबेन पटेल, चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री स्वागत करता है, तो इसी प्रकार से पूरे सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार उनका स्वागत करने के बाद वहां पर पहुंचेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन जिस तरीके से अमित काफी खास माना जा रहा है, उद्योग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ाने की बात सरकार ने की थी, उस पर लगातार कोशिश कर रही कि 1 मिलियन जो इकोनॉमी है वो उत्तर प्रदेश की हो। तो लगातार काम कर, अब देखना यह होगा कि आज जो ब्रेकिंग सेरेमनी होगी वो धरातल पर कितना उतर पाएगी, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जी बिल्कुल अनूप, और आगे भी इस पर हमसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बड़ी खबर की, जो वाराणसी से है। ज्ञानवापी को लेकर काशी में धर्म परिषद का आयोजन किया जा रहा है। कई मठों के मठाधीश, संत, इतिहासकार इसमें शामिल होंगे। बैठक में ज्ञानवापी को लेकर प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ज्ञानवापी को लेकर काशी में एक धर्म परिषद का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक में ज्ञानवापी को लेकर प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कई मठों के मठाधीश भी इसमें शामिल होंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच काशी में सुभाष भवन में धर्म परिषद का आयोजन हो रहा है और धर्म परिषद की शुरुआत आपको बता दें आज हो रही है। और इस परिषद में विभिन्न मठों के मठाधीश, साधु संत समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार भी शामिल होंगे। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी को लेकर काशी में धर्म परिषद का आयोजन किया जा रहा है। धर्म परिषद का आयोजन काशी में किया जा रहा है ज्ञानवापी मामले को लेकर, और इस धर्म परिषद में कई मठों के मठाधीश, साधु संत समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार भी शामिल होंगे। और बैठक में ज्ञानवापी को लेकर कई प्रस्ताव पर चर्चा होने की खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार अपडेट्स आपको जनता टीवी पर हम बताते जा रहे हैं। और आज एक बड़ा अपडेट इस पर आया है कि काशी में धर्म परिषद का आयोजन इस पूरे मामले को लेकर के हो रहा है, जिसमें कई मठों के मठाधीश मौजूद होंगे, इतिहासकार भी इसमें शामिल होंगे। विचार विमर्श इस पूरे मामले में किया जाएगा और साथ ही बैठक में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे और कई प्रस्ताव पर चर्चा होने की आसार हैं इस पूरी बैठक में। और सीधा हम रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे का, जो वाराणसी से लाइव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार अपडेट जनता टीवी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। एक बड़ी खबर आई है कि काशी में धर्म परिषद का आयोजन इस पूरे मामले को लेकर के किया जा रहा है। क्या कुछ पूरा प्रारूप इस धर्म परिषद का रहने वाला है और क्या ये परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है काशी में? अमित, देखिए, बैठक प्रारंभ 10 बजे से हो गई है और चूंकि ये जो बैठक हो रही है ये काफी अहम मानी जा रही है। ज्ञानवापी के केस से रिलेटेड, ज्ञानवापी के पूजा स्थल से रिलेटेड, ज्ञानवापी के जितने विवाद हैं न्यायालय में चल रहे हैं उस मुद्दे को लेकर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। और कहीं न कहीं एक चीज और सामने निकलकर अमित आ रहा है कि संत समाज ये भी निर्णय ले सकता है कि 4 तारीख को, कुछ संतों ने काशी ये भी कह दिया कि 4 तारीख को जलाभिषेक बाबा का करेंगे। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अभी गुप्त रखा गया है। लेकिन संतों की बैठक में बड़ी चीज है ज्ञानवापी के 3 मुद्दे खास। पहला, न्यायालय में जो 711 एक्ट पे बहस चल रही है, श्रृंगार गौरी मामला। दूसरा, जो सर्वे रिपोर्ट हुई है उस मामले पे बहस हो सकती है, उस मुद्दे पर क्या हो सकता है, क्या निर्णय ले सकता है, कौन से संत समाज के लोग उसमें जुड़ सकते हैं, कौन से अखाड़े आ सकते हैं। तीसरा ऐसा मुद्दा होगा जिसमें कि जो केस में अभी तक सुनवाई चली है और पूजा स्थल को लेकर जो विवाद चल रहा है, जिसमें विष्णु जैन, हरिशंकर जैन को भी निकाला गया है, विसेन जी ने निकाला है। तो कहीं न कहीं कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो हिंदू गुटों में छिटपुटबाजी हो रही है, उसको एकत्र करने से लेकर ज्ञानवापी केस से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं उनको लेकर जोड़कर अहम चर्चा की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की केस में ढिलवाई न हो सके और ज्ञानवापी मामले पे पूर्णतया सुनवाई हो
और ज्ञानवापी मामले में जल्द से जल्द इसका फैसला है, क्योंकि 7-8 हफ्ते का जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं और संतों के साथ साथ साहित्यकार हैं जो साहित्य से रिलेटेड हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में भी केस चल रही है एसआईटी रिपोर्ट के लिए, पुरातत्व सर्वेक्षण हो, ताकि कई चीजें ऐसी हैं जो दबी हैं वो निकल कर बाहर आ जाएं। अमित। धर्मेंद्र, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, परिषद की बैठक अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी बात जो आपने कही है वो ये है कि बाबा जी की पूजा के लिए भी यहां पर बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसे में धर्मेंद्र, जहां एक तरफ न्यायालय ने अभी तक इस पर कोई भी औपचारिक आदेश नहीं दिया है, वहीं दूसरी तरफ संतों का ये कहना कि बाबा जी प्रकट हो गए हैं तो न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। तो प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड की स्थिति पर है ताकि यहां पर जो गहमा गहमी है वो फिर से बढ़ती हुई नजर ना आए इस बैठक के बाद? अमित, बिल्कुल जिस तरीके का माहौल काशी संत समाज का बनते जा रहा है और काशी में एक माहौल गर्म होने के आसार दिख रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ संतों के तो बयान भी आ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को बाबा का अभिषेक करेंगे, कोई कह रहा है 5 तारीख को अभिषेक करेंगे। तो जो माहौल बन चुका है इस समय शहर का पूरी तरह से एकदम, अमित, कहा जाए तो बहुत ही सेंसिटिव माहौल है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि आगे स्थिति बिगड़े नहीं। धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इनके साथ पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। कानपुर देहात में पैतृक गांव परौंख जाएंगे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। परौंख गांव में पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे राष्ट्रपति। अंबेडकर भवन का लोकार्पण करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परौंख अपने पैतृक गांव भी जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। और ये पहले की तस्वीरें सामने आई हैं राष्ट्रपति के दौरे से पहले किस तरह की तैयारी इस पूरे क्षेत्र में की गई। आपको बता दें, परौंख में ही वो गांव है जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पले बढ़े हैं। और कानपुर देहात से हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा है और काफी अहम ये इसलिए भी है क्योंकि यही उनका पैतृक गांव परौंख है जहां पर राष्ट्रपति जाएंगे भी। क्या कुछ तैयारी उनके इस दौरे को लेकर की गई है? साथ ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनके साथ पहुंचेंगे। कब तक पहुंचेंगे, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अमित, आपको बता दूं कि कानपुर देहात के लिए आज सौभाग्य भरा दिन हुआ कि आज कानपुर देहात में 2 दिग्गज, जो बड़े दिग्गज है वो यहाँ पर आए। जो पैतृक गांव है परौंख, वो इस गांव में पहुंचेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री जो है लखनऊ के बाद कानपुर देहात के गांव पर परौंख आएंगे और दोनों ही एक साथ जो राष्ट्रपति के कुलदेवी का मंदिर है पथरी देवी का, वहां जाकर पूजा अर्चना करेंगे। और इसके बाद जो है अनावरण करना है, अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी करना है, तो नई प्रतिमा लगाई गई है। इसके बाद जो उनका पैतृक घर था जिसे उन्होंने जनहित में दे दिया था और उसे मिलन केंद्र बना दिया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल सभी वहां जाएंगे। इसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं जो है कानपुर देहात के लोगों को एक बड़ी उम्मीद भी है, क्योंकि अब जो है प्रधानमंत्री भी साथ में आ रहे हैं, तो कई बड़ी सौगातें भी कानपुर देहात के लोगों को दे सकते हैं। कुल मिलाकर उनके बैठने की तमाम व्यवस्थाएं वो कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जी अमित। बिल्कुल, आगे भी हम इस पर आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां गुरुवार को दूरगामी क्षेत्रों के गांव में रहने वाले युवाओं को उत्तराखंड की कौशल विकास योजनाओं को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से 3 कौशल रथ रवाना किए गए। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया। ये 3 रथ उत्तराखंड के सीमांत और दूरस्थ गांवों में भ्रमण करेंगे और युवाओं को कौशल विकास विभाग की योजनाओं को लेकर जागरूक भी करेंगे। देखिए, आज हमने 3 रथ यहाँ से रवाना किए हैं जो पूरे प्रदेश के जो दुर्गम 260 ग्राम हैं उसमें हमारे पूरे समस्त उत्तराखंड में वो जाएंगे। हमारी सरकार का मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना है और उनको आत्मनिर्भर बनाना है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये रथ लॉन्च किए हैं जो हमारे विभागों की सभी स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, युवाओं को बताएंगे, युवाओं को गाँव जाके उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक कोशिश है हमारी कि जो दुर्गस्थ क्षेत्र हैं, जो दूर क्षेत्र है और जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ तक ये रथ पहुँचे, वहाँ के युवाओं को हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम के बारे में, केंद्र सरकार की स्कीम के बारे में पता चले और वो ITI में अपने आप को रजिस्टर कराएं, ITI में अपने आप को स्किल करा सकें और उनको कहीं ना कहीं हम रोजगार से जोड़ सकें। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि मेरे संपर्क में आए लोग सावधानी बरतें। आपको बता दें कि यूपी भी गई थी प्रियंका गांधी और
कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी शामिल हुई थी और कल ही वो दिल्ली रवाना हुई। और अब खबर उन्होंने दी है कि कोरोना संक्रमित वो पाई गई हैं और उनके संपर्क में आने वाले तमाम लोगों से उन्होंने सावधानी बरतने की भी अपील की है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव आई हैं, कोरोना संक्रमित पाई गई हैं प्रियंका गांधी, और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो सावधानी बरतें।